हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जो कि खुशवंत सिंह जी की एक बेहतरीन पेशकश है। मेरे पिछले वीडियो में मैं इस पारा का बहुत ही डिटेल में डिस्क्रिप्शन किया था, लेकिन यहाँ पर हम फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको लाइन बाय लाइन डिटेल डिस्कशन करूँगा और उसका क्या मीनिंग है, यानी कि राइटर यहाँ पर आपको कौन सी आइडिया कन्वे करना चाहते हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस करेंगे। माई ग्रैंड मदर, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. Dear students, here the author is recalling his sweet past memories. He is cherishing the memories of his grandmother. नरेटर बोलते हैं कि मेरी दादी अम्मा जैसी सभी की दादी अम्मा होते हैं, ऐसे ही एक बूढ़ी औरत थी। लेखक ने अपनी दादी अम्मा को 20 साल तक बहुत ही करीब से देखे थे। लेखक कभी भी ये महसूस नहीं कर पाते थे कि उनकी दादी अम्मा जवानी से लेकर इस उम्र तक का सफर औरों के जैसे किए होंगे। उनको लगता था कि उनकी दादी अम्मा, जिसकी चेहरे झुर्रियों से भरा था, यानी फुल ऑफ रिंकल्स, वो वैसे ही रूप में उनके घर में सदा के लिए विराजमान थी। लेकिन लोग बोलते हैं कि वह अपनी जवानी में बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी, और उनकी एक हस्बैंड भी तो था। लेकिन भाई मुझे तो यकीन ही नहीं होता। फिर देखिए, माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. तो स्टूडेंट्स, यह ऐसा हुआ होगा कि जब ऑथर ने पैदा हुए, वो दादी माँ के साथ करीब करीब 20 साल तक साथ में रहे होंगे। लेकिन उनके ग्रैंडफादर उनके पैदा होने से पहले ही परलोक सिधार गए होंगे। तो उनके ग्रैंडफादर की तस्वीर उनके घर की मेंटल पीस के ऊपर ही टंगी हुई थी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जान लेते हैं कि मेंटल पीस क्या होता है। स्टूडेंट्स, मेंटल पीस एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के ड्राइंग रूम का एक प्रमुख अंश होता है, जहाँ ठंड से बचने के लिए आग जलाई जाती है और उनके चारों ओर बैठ के गप्पे जमाया जाता है। लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ मेंटल पीस एक डेकोरेटिव आइटम बन के रह गया है, और जिसके ठीक ऊपर घर के किसी प्रमुख आदमी के फोटो लगाए जाते हैं। और यहाँ पर हमने देखे कि उसी मेंटल पीस के ऊपर दादाजी की तस्वीर शोभा पा रहा था। भारी भरकम लाल पगड़ी के साथ साथ वो कुर्ता पायजामा भी पहने हुए थे, और उनकी सफेद सफेद घने दाढ़ी उनके वक्षस्थल पर पहुंच रहा था।
उनको देखकर ये मालूम होता था कि वह करीब करीब 100 साल उम्र के हुए होंगे, और उनको देखकर ये कतई मालूम नहीं होता था कि वह कभी एक संसारी आदमी भी रहे होंगे, और उनकी बीवी और बच्चे भी हुए होंगे। उनका तो बस सिर्फ ढेर सारी पोता पोतियां ही होनी चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि मेरी दादी अम्मा अपनी जवानी में बेहद खूबसूरत थी। द thought was almost revolting. Students, here revolting means contradictory. यह तो उनकी सोच से बाहर था कि दादा और दादी अम्मा ने मिलकर घर संसार किए होंगे, और कई पड़ाव के बाद ही नरेटर का इस संसार में आगमन हुआ। She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. She often मतलब वो कभी कभी हमको बचपन के दिनों में वो जो खेल खेला करती थी वही बयां करती थी, लेकिन तो भाई वो हमको बहुत ही अनरियलिस्टिक लगता था, जैसे कि उनकी बाकी कहानियां। उनकी कहानियों की पिटारों में से रामायण, महाभारत, पंचतंत्र जैसे काल्पनिक कहानी थी। Here, fables refer to any imaginative story with a meaning. वो हमेशा के लिए एक छोटी, नाटी और झुकी हुई औरत थी, और उनकी चेहरे पे झुर्रियों का कोई भी पैटर्न नहीं था, यानी कि वो झुर्रियां कहीं से भी शुरू हो सकते थे और कहीं तक भी जा सकते थे, और उसी की वही मूरत हमारी दिलो दिमाग पर एक जबरदस्त किस्म की कब्जा कर रखे थे। 1-2 साल नहीं, पूरे के पूरे 20 साल तक वो जितना भी ओल्ड होनी थी हो चुकी थी, और उसके आगे वो क्या ओल्ड हो सकती है। वो हसीन नहीं थी, लेकिन देखने में सुंदर लगती थी। She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other tilling the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, pucked face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountain, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. Students, यहाँ पर नरेटर ने थोड़ा रिथोरिक लैंग्वेज यानी कि रिच लैंग्वेज का प्रयोग किए हैं, तो इसको थोड़ा ठीक तरीके से समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको इसे हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी दादी अम्मा घर में सफ़ेद निखरी पोशाक पहनकर किसी चलता फिरता देवदूत की तरह लगती थी। एक हाथ कमर पर टिका हुआ था ताकि झुकी हुई मुद्रा में संतुलन बना रहे, और दूसरा हाथ माला की
मणियों को छूते हुए चलता था। उसकी चांदी जैसी बाल व्यवस्थित तरीके से बिखरे हुए थे और उसका पीला सिकड़ा हुआ चेहरा था। उसके होठ लगातार बिना आवाज के प्रार्थना करते हुए हिल रहे थे। हाँ, वह सुंदर थी। वह पहाड़ों की सर्दी भरी धरती की तरह थी, शुद्ध सफेद शांति का विस्तार जो शांति और संतोष की सांस लेते हुए चहलकदमी कर रही थी। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. Students, जब नरेटर छोटे थे तो उनकी मम्मी पापा उनको उनकी दादी माँ के साथ छोड़कर शहर में नौकरी करने के लिए चले जाया करते थे। तो स्टूडेंट्स, नरेटर और उनके दादी अम्मा एक साथ कई सालों तक रहने की वजह से उनके बीच का दोस्ती बहुत ही गहरा और पक्का था। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. वो मुझे सुबह सुबह उठाया करती थी और मुझे स्कूल जाने के लिए रेडी करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it. और उसी के बीच दादी अम्मा ने उनकी मधुर आवाज से गुनगुनाते हुए कुछ मॉर्निंग प्रेयर जैसे कि भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्, या ऐसा कुछ नरेटर को सुनाया करती थी और यही उम्मीद करती थी कि नरेटर भी उस प्रेयर को सीखे और उससे प्रेरणा ले। हालांकि नरेटर को उनकी दादी माँ की गाने की अंदाज बहुत ही पसंद था, लेकिन उसने कभी उस प्रेयर को सीखने की चाह नहीं रखे थे। उसके बाद मेरी दादी अम्मा ने मेरी हाथों में स्लेट्स और चॉक थमाया करती थी, जिसे कि वो पहले से ही धो धा के मांझ के रखी थी। A tiny earthen ink pot and a red pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. Students, पहले की ज़माने में यानी कि 1950 या फिर 1960 के दौरान फाउंटेन पेन या फिर डॉट पेन नहीं था। बच्चे लोग छोटे से दुआत में यानी कि छोटे से लकड़ी का डिब्बा में स्याही भरकर स्कूल जाया करते थे और लिखने के लिए एक लकड़ी का पेन जिसके आगे एक नीब था, और बाजार में इंक का टेबलेट मिला करता था जिसे बच्चे लोगों ने पानी में घोल घोल कर इंक तैयार करते थे। उसी इंक को डिब्बे में भरकर स्कूल लेते थे और लकड़ी का कलम से डुबो डुबो कर लिखा करते थे। तो उनके दादी अम्मा पढ़ने की तमाम चीजें एक पोटली में बांधकर लेखक
सबको दिया करती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाटी with a little butter and sugar spread on it, we went to school. उसके बाद हम लोग मक्खन या फिर चीनी के साथ कुछ बासी रोटियां खाकर स्कूल के लिए रवाना होते थे। फिर हम दोनों ने गांव की आवारा कुत्तों के लिए भी कुछ बासी रोटियां लेकर स्कूल चलते थे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम बस इतना पढ़ते हैं और इसकी दूसरे पोर्शन हम हमारे दूसरे वीडियो में आप लोगों को विस्तार में बताएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास भी आपके दादाजी और दादी अम्मा है तो आप बहुत ही लकी है। आप समय निकालकर उनके पास 2 घड़ी बैठिए और उनको उनके बचपनों की यादों को आपके साथ साझा करने की गुजारिश कीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन गूगल फॉर्म में दिया हूँ। आप उसे बेझिझक इस्तेमाल करके अभी तक हमने इस चैप्टर में से जो कुछ भी पढ़े हैं उसका असेसमेंट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी दोस्त लोगों के साथ साझा करने के लिए ना भूलें। जय हिंद।